नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ IPCOM का लोड बैलेंसर गेटवे राउटर, जिसका मॉडल नंबर है M50, जो कि एक आइडियल सॉल्यूशन है 300 यूजर्स के लिए, अप टू 300 यूजर्स के लिए। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप M50 जो IPCOM का M50 डिवाइस है, इसमें मल्टी वैन की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। साथ ही जो हम मल्टी वैन की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं उसके लिए मैं वैन पॉलिसी आप कैसे क्रिएट करते हैं, और साथ में फीचर ओवरव्यू की बात करेंगे तो हम एक फ़िल्टर, IP फ़िल्टर, URL फ़िल्टर, बैंडविड्थ कंट्रोल कैसे इस डिवाइस में किया जाता है। एक्सेस पॉइंट मैनेजमेंट फीचर ये वाला डिवाइस सपोर्ट करता है VLAN टैगिंग के साथ में, वो मैं आपको बताऊंगा। कैप्टिव होटल फीचर इस डिवाइस में अवेलेबल है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ में ये वाला डिवाइस आपका ट्रिपल PoE सर्वर सपोर्ट करता है, जिसके कॉन्फ़िगरेशन के वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और एट लास्ट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप PPTP, L2TP, IPsec VPN कॉन्फ़िगरेशन इस डिवाइस में करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये आपका डिवाइस जो IPCOM का M50 है, मल्टी वैन हॉटस्पॉट गेटवे राउटर। इसका जो इंटरफेस है, इसमें कंसोल पोर्ट अवेलेबल है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक वैन पोर्ट अवेलेबल है, बाय डिफ़ॉल्ट लैन पोर्ट अवेलेबल है। साथ ही इसमें आपके जो 3 पोर्ट हैं वो इंटरचेंजेबल है, जिसको कि आप लैन या फिर वैन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो मेरा आज का टास्क है, जो मैं वैन 0 पे मैं ISP1 कॉन्फ़िगरेशन करूँगा। उसके बाद में वैन 1 को, जो बेसिकली लैन 3 है, इसको वैन में कन्वर्ट करके इसमें ISP2 कॉन्फ़िगरेशन करूँगा। बाकी ये मेरे तीनों पोर्ट्स है जिसके ऊपर मेरा पूरा लैन IP पूल आउट होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कॉन्फ़िगरेशन पार्ट से। तो सबसे पहले आप अपने M50 डिवाइस को या तो फिर कंसोल पोर्ट से, अदरवाइज़ आप अपने किसी भी लैन पोर्ट से इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने लैपटॉप के साथ में। इस डिवाइस का जो डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस है कॉन्फ़िगरेशन के लिए वो है आपका 192.168.0.252। लैन केबल में कनेक्ट कर चुका हूँ, और इसका IP एड्रेस एक बार देख लेते हैं। सिस्टम आपका DHCP मोड पे होना चाहिए, और जैसे कि इसका डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस है 192.168.0.252, उसके अकॉर्डिंग मेरे सिस्टम ने एक IP पिक कर लिया है। चलिए कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और इसके URL बार में आप डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस टाइप कीजिए 192.168.0.252। ओके, जैसे ही मैंने इसका डिफ़ॉल्ट IP URL बार पे टाइप किया तो इसने मुझे फर्स्ट सेटअप यानी कि यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करने के लिए एक ऑप्शन दे दिया है कि तो मैं डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन के इसका जो लॉगिन पासवर्ड मैं सेट करता हूँ, एडमिन मैं सेट कर लेता हूँ। ठीक है, डिवाइस मेरा एडमिन पासवर्ड मेरा इसमें सेट हो चुका है। जैसा कि इंटरफेस मैंने आपको बताया था, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 2 वैन इनेबल हैं। वैन 0 जिस पे कि मैंने अपना प्राइमरी सर्विस प्रोवाइडर को एक्टिव कनेक्ट किया हुआ है, और वैन 1 पे मैं अपना बैकअप वाला सर्विस प्रोवाइडर को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में आते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको जाना होगा नेटवर्क, इंटरनेट सेटिंग, और इसके अंदर वैन 1 अगर आप चूज़ करते तो ओनली सिंगल वैन यूज़ होगा। अगर आप वैन 2 यूज़ करते तो यहाँ पे 2 वैन आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, जैसा कि डिवाइस के इंटरफेस पे देख सकते हैं, वैन 0 एंड वैन 1। वैन 0 की जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन है वो मेरा ट्रिपल PoE कनेक्शन है, तो इसका ID और पासवर्ड मैंने नोट किया हुआ है। ये मेरा वैन 0 के लिए यूज़र नेम, ये मेरा पासवर्ड, कुछ सर्वर नेम ये यूज़ नहीं हो रहा। जो मेरा वैन 1 है डायनेमिक कनेक्शन है, तो यहाँ पे मैंने डायनेमिक सेलेक्ट कर लेता हूँ, और कॉन्फ़िगरेशन को एक बार सेव कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा वैन 1 ऑथेंटिकेशन सक्सेस हो चुका है, वैन 2 मेरा कनेक्टेड है। और अगर आपको डिवाइस की वैन IP चेक करनी है तो यहाँ पे सिस्टम स्टेटस लास्ट में ऑप्शन मिलेगा आपको, और यहाँ पे देखिए
वैन 0 जो मैंने ट्रिपल पे कन्फिगर किया हुआ है, मुझे वैन आईपी मिल चुका है और ऑथेंटिकेशन मेरा सक्सेस है। वैन 1 के लिए मेरा डायनेमिक आईपी कन्फिगरेशन टाइप है और इसके लिए मुझे डायनेमिक आईपी मिल चुकी है। तो मेरे दोनों वैन एक्टिव हो चुके हैं। ये तो मेरा हो गया पार्ट 1, जिसमें कि मैंने मल्टी वैन के लिए दोनों वैन को कन्फिगरेशन किया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप वैन पॉलिसी कैसे क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि वैन 0 जो मेरा प्राइमरी उसको मुझे प्राइमरी रखना है और वैन 1 को मुझे बैकअप के लिए यूज़ करना है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए आपको जाना होगा फ़िल्टर मैनेजमेंट में। यहाँ पे आपको टाइम ग्रुप और आईपी ग्रुप क्रिएट करना होगा। टाइम ग्रुप में आप नेम टाइम ग्रुप का टाइम ही रख लेता हूँ। यहाँ पे मुझे या तो आप किसी पर्टिकुलर डेज़ पे आप ये अपनी पॉलिसी को रख सकते हैं, या फिर आप 24/7 के लिए अगर आप पॉलिसी बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा 0001, यानी कि आपका 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा 23:59। तो ये आपकी पॉलिसी चलेगी 24 आवर्स। और डेज़ आप वीक डेज़ के अकॉर्डिंग अपने पर्टिकुलर डेज़ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप एवरी डे रखिएगा। ये पॉलिसी जो आपकी है 24/7 इस टाइम पीरियड के अंदर ये पॉलिसी आपकी एक्टिवेट रहेगी, जो मैं आगे क्रिएट करने वाला हूँ। ये तो मेरा टाइम पॉलिसी क्रिएट हो चुकी है। अब आईपी ग्रुप पॉलिसी बनाते हैं। आईपी ग्रुप मैं आईपी नेम रख लेता हूँ। आईपी रेंज जो आपको दोस्तों रखनी है वो आपको डिवाइस के गेटवे के अकॉर्डिंग रखनी है। तो जो मेरा नेटवर्क है 192.168.0.252, यानी कि मेरा नेटवर्क जो है 192.168.0 की सीरीज़ का है, तो मुझे जो आईपी ग्रुप जो बनाना होगा 192.168.0. आईपी में यूज़ कर लेता हूँ 1 से लेके 192.168.0.250 तक। तो जो भी आईपी मेरी 192.168.0.1 से लेके और 250 तक जो मेरा आईपी ग्रुप है, जो मैं पॉलिसी क्रिएट करूँगा ये इस आईपी ग्रुप के ऊपर अप्लाई होगा फॉर 24/7 सिनेरियो में। जैसे कि मैंने टाइम और आईपी ग्रुप बना लिया है, अब मल्टी वैन पॉलिसी के लिए, जिसमें कि मुझे वैन 0 को प्राइमरी और वैन 2 को बैकअप के लिए रखना है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे स्मार्ट लोड बैलेंसिंग होती है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके दोनों वैन एक्टिवेट रहेंगे और ये ऑटोमेटिकली आपका लोड को शेयर करते रहेंगे। बट जो मेरा सिनेरियो है वो डिफरेंट है। मुझे वैन 0 को प्राइमरी रखना है और वैन 1 को मेरा बैकअप के लिए रखना है। उसके लिए मुझे कस्टम पॉलिसी में जाना होगा। यहाँ पे ऐड वैन में सेलेक्ट करता हूँ। जो मैंने आईपी ग्रुप क्रिएट किया हुआ था वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए आपके दोनों वैन पोर्ट अवेलेबल हैं, वैन 0 और वैन 1। आप किसको प्राइमरी रखना है अपनी चॉइस के हिसाब से आप यहाँ पर रखिएगा। जैसे कि मुझे वैन 0 को प्राइमरी रखना है तो मैं वैन 0 सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये वैन 0 मेरा अब प्राइमरी सेलेक्ट हो चुका है और ये इनेबल्ड है मेरी पॉलिसी। और यहाँ पे देखिएगा वैन डिटेक्शन में बेसिकली आप कोई भी एक डोमेन एड्रेस, सपोज www.google.com या कोई अदर URL वेबसाइट आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये आपका डिटेक्शन इंटरवल आप नॉर्मली 1 मिनट का रखिए कि जैसे ही आपका वैन 0 डाउन हो, ये विदिन अ सेकेंड या फिर आपका 1 मिनट के अंदर मैक्सिमम ये आपका स्विच ओवर हो जाए दूसरी वैन के ऊपर। तो ये पॉलिसी इनेबल्ड है। टाइम ड्यूरेशन मैंने कम कर दिया है। मैं जो डिटेक्शन एड्रेस में यूज़ कर रहा हूँ apple.com कर रहा हूँ, अदरवाइज़ आप इसको www.google.co.in या अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी अदर URL आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा वैन 0 प्राइमरी बन चुका है और वैन 1 मेरा बैकअप के लिए है। तो एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे वेरीफाई करने के लिए इसको देखते हैं एक बार। सपोज़ मैं speedtest.net की वेबसाइट ओपन करता हूँ। तो ये देखिए, ये जो मेरा वैन डिटेक्ट कर रहा है ACT, जो कि मेरा वैन 0 वाला सर्विस प्रोवाइडर है, उसको ये डिटेक्ट करता है। मैं एक बार राउटर से वैन 0 को रिमूव कर लेता हूँ वेरीफाई करने के लिए कि ये मेरा नेटवर्क वैन 1 के ऊपर स्विच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ देखिए वैन 0 अभी कनेक्टेड है। मैं इंटरफेस वैन 0 से हटा रहा हूँ और वैन 0 हटाने के बाद यहाँ देखिएगा अभी वैन 0 मेरा डिसकनेक्ट है। और एक बार इंटरनेट कनेक्टिविटी भी चेक कर लेते हैं। ping.8.8.8.8 जो कि गूगल का DNS है। देखिए मुझे रिप्लाई मिल रहा है, दैट मीन्स कि मेरा इंटरनेट स्टिल एक्टिव है वैन 1 से। और यहाँ पे अगर आप speedtest.net को एक बार रिलोड करता हूँ मैं,
जो कि मेरा वैन 1 है वो जियो सर्विस पड़ रहा है, यानी कि ऑटोमेटिक स्विच हो चुका है वैन 1 के ऊपर जो कि जियो है। और वापस मैं अपना वैन 0 को कनेक्ट कर लेता हूँ, जो कि मेरा ACT वाला कनेक्शन है, प्राइमरी वाला। और इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि वापस ऑटोमेटिकली वैन 1 पर स्विच होता है या नहीं होता है। यहाँ देखिए वैन 0 मेरा ऑफ हो चुका है। स्टेटस एक ट्रिपल पे तो थोड़ा टाइम लेगा ऑथेंटिकेशन प्रोसेस में। जैसे ऑथेंटिकेट हो जाता है तो देखिए ऑथेंटिकेट सक्सेस। एक बार वापस वेरीफाई कर लेते हैं कि मेरा कनेक्शन ACT के ऊपर स्विच हुआ है या नहीं हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये वापस मेरा ACT के ऊपर स्विच हो चुका है। दैट मीन्स कि जो मैंने वैन पॉलिसी क्रिएट की है आपकी, वो परफेक्टली वर्क कर रही है। नाउ हम प्रोडक्ट का एक फीचर ओवरव्यू कर लेते हैं, जैसे कि मैक फिल्टर, IP फिल्टर, URL फिल्टर किस वे में ये डिवाइस काम करता है। शुरुआत करते हैं मैक फिल्टर से। मैक फिल्टर के लिए देखिएगा आप, फिल्टर मैनेजमेंट के अंदर जो मैंने ये IP ग्रुप पॉलिसी बना रखी है, ये मैक फिल्टर आपका ऐसी ग्रुप पॉलिसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। मैक फिल्टर अब इसको इनेबल करते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐड ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं आपके, अलाउ टू एक्सेस द इंटरनेट और फॉरबिड टू एक्सेस द इंटरनेट। टाइम ग्रुप की जो बात कर रहा हूँ, जो मैंने 24/7 का आपका टाइम ग्रुप बना रखा है, उसी ग्रुप के ऊपर ये पॉलिसी अप्लाई रहेगी। सपोज मैं कोई मैक एड्रेस अपने नेटवर्क के किसी भी होस्ट का मैक एड्रेस यहाँ पे डालता हूँ और यहाँ पे मैं पॉलिसी सेलेक्ट करता हूँ फॉरबिड टू एक्सेस टू द इंटरनेट। तो इस पर्टिकुलर होस्ट के लिए जिसका मैक मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वो इंटरनेट एक्सेस उसके लिए बंद हो जाएगा। वो डिवाइस आपका इंटरनेट का एक्सेस नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अपने इसी लैपटॉप का मैक एक बार चेक कर लेते हैं। गेट मैक, यहाँ से मेरे मैक एड्रेस है, ठीक है। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। मेरे डिवाइस का मैक है E0DP और लास्ट में EFFC। डिवाइस के DHCP लिस्ट से मैक पिक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा मैक में पिक कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिएगा आपका अभी करंटली मेरा इंटरनेट एक्टिव है। मैं इसको फॉरवर्ड करूँगा इंटरनेट के लिए। फिल्टर मैनेजमेंट में जाता हूँ, मैक फिल्टर ऑप्शन में सेलेक्ट करता हूँ, इसको इनेबल करते हैं, ऐड करते हैं फॉरवर्ड ऑप्शन, यानी कि मुझे इंटरनेट एक्सेस ब्लॉक करना है इस पर्टिकुलर मैक के लिए। और रिमार्क ब्लॉक नाम से मैं डाल देता हूँ। फाइनली सेव करते हैं सेटिंग को और चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने इस मैक के अगेंस्ट ब्लॉक पॉलिसी में इस मैक को रखा तो मेरे इस PC के ऊपर इंटरनेट एक्सेस बंद हो चुका है। कोई वेबसाइट खोल के देख लेते हैं। ये देखिए कोई भी वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, इंटरनेट मेरा बंद हो चुका है। तो ये हो गई आपकी मैक फिल्टर। अगर इसी पॉलिसी को यहाँ से, इसी यूज़र को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, जैसे मैंने इसको डिलीट किया और इसको सेव किया, वापस मेरा इंटरनेट चलना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे मेरी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। दैट मीन्स कि मेरा इंटरनेट जो मैक फिल्टर पॉलिसी है वो परफेक्टली वर्क कर रही है। इसे भी एक बार देख लेते हैं आपका IP फिल्टर। यही पॉलिसी आप IP के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए IP फिल्टर ऑप्शन में जाते हैं, सेम इनेबल आपको करना होगा, ऐड करना होगा। सेम पॉलिसी आपके पास है, ये IP ग्रुप से पिक करेगा बेसिकली आपकी IP। आपका ये PC उसी ग्रुप में होना चाहिए। लेट्स सी मेरे PC का IP क्या है। मेरे PC का IP है 159, यानी कि जो मैंने IP ग्रुप बनाया था 192.168.0.1 से लेके और 0.250 तक, यानी 250 तक, उसके बीच का ये IP है और इसके ऊपर ये पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी। तो चलिए इस PC के IP को एक बार फिल्टर करते हैं, फॉरबिड टू इंटरनेट एक्सेस और IP ग्रुप, टाइम ग्रुप जो मैंने क्रिएट किया हुआ था।
ये देखिए दोस्तों, ये पूरा का पूरे ग्रुप पे मैंने इंटरनेट एक्सेस को बंद कर दिया है। मेरा पीसी इसी ग्रुप के अंदर है। अल्लाह होस्ट टू बी कवर्ड, इसको कटना होगा। ये देखिए, जैसे मैंने मैंने आईपी ग्रुप क्रिएट किया हुआ था, उस ग्रुप को मैंने इंटरनेट ब्लॉक कर दिया है उस ग्रुप का। जैसे मैंने वो पॉलिसी अप्लाई की, आप देख सकते हैं मेरा पीसी उसी ग्रुप का मेंबर था और मुझे इंटरनेट एक्सेस मिलना बंद हो गया है। अगर आप यहाँ पे कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको इंटरनेट एक्सेस नहीं मिलेगा। ये देखिए, मैं याहू की वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, यानी कि मेरा जो पॉलिसी मैंने बनाई है आईपी ग्रुप के अगेंस्ट कि इस ग्रुप के किसी भी मेंबर को इंटरनेट एक्सेस ना मिले, तो वो पॉलिसी प्रॉपरली वर्क कर रही है। एक बार इसको डिलीट कर लेते हैं और इसको डिसेबल ही कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। और ये देखिएगा, जैसे मैंने इसको पॉलिसी को डिसेबल किया, मेरा इंटरनेट एक्सेस वापस एक्टिवेट हो चुका है और देखिए मेरी वेबसाइट में एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे हमने देखा मैक फ़िल्टर आईपी फ़िल्टर परफेक्टली वर्क कर रहा है। चलिए एक बार यूआरएल फ़िल्टर को चेक कर लेते हैं। यूआरएल फ़िल्टर को चेक करने के लिए मुझे जाना होगा वेब फ़िल्टर में और वेब फ़िल्टर में इसको इनेबल करते हैं। और सबसे पहले एक बार चेक कर लेते हैं, सपोज़ जैसे कि मैं फेसबुक की वेबसाइट को मुझे ब्लॉक करना है। अभी फेसबुक मुझे एक्सेस हो रहा है। यहाँ पे आपको जाना होगा वेबसाइट मैनेजमेंट में। वेबसाइट मैनेजमेंट न्यू, यहाँ पे आप अपना कैटेगरी का नाम रखिएगा। जैसे मैं ब्लॉक यूआरएल कैटेगरी बना लेता हूँ और यहाँ पे वेबसाइट facebook.com, डिस्क्रिप्शन में आप फेसबुक। अब ये देखिए ब्लॉक कैटेगरी, इसमें आप और भी वेबसाइट ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल yahoo.com को भी हम ब्लॉक कर देते हैं। याहू ये ऐड हो गया है। ये 2 यूआरएल मैंने अपनी ब्लॉक यूआरएल कैटेगरी में ऐड कर दिए हैं। चलिए इन पे पॉलिसी अप्लाई करते हैं। बैक कर दो, दोनों वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। सेव कर लेते हैं, बैक ऐड। और देखिए दोस्तों, सेम आपके पास अलाउ टू एक्सेस द इंटरनेट और फॉरबिड टू एक्सेस द इंटरनेट, दोनों पॉलिसी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मैं अलाउ सेलेक्ट करता हूँ और ये ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो ओनली ये दोनों वेबसाइट मेरी वर्क करेंगी और बाकी सारी वेबसाइट्स ब्लॉक हो जाएंगी। बट अगर मैं फॉरबिड ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो ओनली ये दोनों वेबसाइट ब्लॉक होंगी और बाकी सारी वेबसाइट आपकी चलती रहेंगी। तो आईपी ग्रुप और टाइम ग्रुप जो मैं पहले क्रिएट कर चुका हूँ यहाँ पे है। मैंने फॉरवर्ड टू एक्सेस इंटरनेट किया है और यूआरएल फ़िल्टर में जो मैंने ब्लॉक यूआरएल का जो मैंने ग्रुप बनाया तो उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेव कर लेते हैं और फाइनली आपकी कंप्लीट जो एक कॉन्फ़िगरेशन है उसको कंप्लीटली सेव करते हैं और एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं। फेसबुक ओके। तो देखिए दोस्तों, कई बार जैसे कि ब्राउजिंग हिस्ट्री आपकी या कुकीज़ वगैरह जनरेट करता है कोई सी ब्राउज़र, तो ये इसलिए ये आपको एक्सेस हो पा रहा है। एक बार इसको विदाउट हिस्ट्री वाले ब्राउज़र में चेक कर लेते हैं। facebook.com, ये देखिए दिस साइट कांट प्रोवाइड ए सिक्योर कनेक्शन, और ये एक्सेसिबल नहीं है बेसिकली। जैसा कि हमने याहू को भी ब्लॉक किया था, याहू को भी चेक कर लेते हैं। yahoo.com ये वाली वेबसाइट ब्लॉक है। अब देखिए इसके अलावा कोई थर्ड वेबसाइट हम चेक कर लेते हैं, वर्क कर ही नहीं कर रही है, जैसे google.com। देखिए गूगल आपका परफेक्टली वर्क कर रहा है। या अदर वेबसाइट एक बार देख लेते हैं, amazon.com। देखिए इन दोनों वेबसाइट्स के अलावा आपकी अदर वेबसाइट्स वर्क कर रही है, यानी कि मेरा यूआरएल फ़िल्टर भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब एक बार इसको डिलीट कर लेते हैं, इसको डिसेबल, एंड अगेन हम चेक करते हैं कि दोनों वेबसाइट वापस वर्क कर रही है नहीं कर रही है। ये देखिए, तो आपका यूआरएल फ़िल्टर भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब एक बार बैंडविड्थ कंट्रोल देख लेते हैं। बैंडविड्थ कंट्रोल के लिए आपको यहाँ पे बैंडविड्थ कंट्रोल ऑप्शन में जाना होगा और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मेरी WAN 1 और WAN 0 1000 Mbps की मैक्सिमम बैंडविड्थ लिमिट यहाँ पे सेट है। ये एक्चुअली आपके पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे मेरे डिवाइस में 1G के पोर्ट अवेलेबल हैं।
अब ग्रुप के ऊपर बैंडविड्थ को कैसे अप्लाई करते हैं उसके लिए यहाँ पे कंट्रोल मोड के ऊपर अब ये डिसेबल है बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे आपको मैनुअल बैंडविड्थ कंट्रोल ऑप्शन सेट करना होगा और यहाँ पे देखिए ऐड ऑप्शन। यहाँ पे सेशन मोस्टली वेबसाइट्स के लिए होता है, अगर कोई हैवी वेबसाइट होते हैं आपके तो सेशन आपको ज़्यादा चाहिए होते हो। 3000 में एक बार सेट कर लेता हूँ। और जो मैं ये बैंडविड्थ की पॉलिसी लगा रहा हूँ इस आईपी ग्रुप के ऊपर लगा रहा हूँ और टाइम पॉलिसी मेरी 24/7 यानी कि 24/7 वाली टाइम के अकॉर्डिंग वर्क करेगी। आईपी ग्रुप के लिए मैं यहाँ पे देखिएगा मोड में आपके पास दो ऑप्शन है, शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव। शेयर्ड मींस अगर मैं यहाँ पे कोई बैंडविड्थ डिफाइन कर रहा हूँ तो वो मेरे सारे यूजर्स को शेयर्ड बैंडविड्थ उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग शेयर करेगा। बट अगर मैं एक्सक्लूसिव करता हूँ तो जो भी बैंडविड्थ मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ वो बैंडविड्थ मेरे किसी पर्टिकुलर होस्ट को उस एक्सक्लूसिव बैंडविड्थ प्रोवाइड होगी। तो एक बार पहले देख लेते हैं मेरी मैक्सिमम बैंडविड्थ लिमिट कितनी है मेरे पास। speedtest.net। ठीक है, मेरे पास 100 Mbps का बैंडविड्थ है तो मैं अपने इस ग्रुप के ऊपर मैं आपका 10 Mbps का बैंडविड्थ लिमिट सेट कर देता हूँ और उसको चेक कर लेते हैं कि वो मुझे आउटपुट उस लिमिट के अकॉर्डिंग मिलता है नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मैं आईपी ग्रुप ले लेता हूँ, टाइम ग्रुप ले लेता हूँ, सेशन 3000 मैक्सिमम और इसको मैं एक्सक्लूसिव करता हूँ कि मुझे पर होस्ट मैक्सिमम 10 Mbps एटलीस्ट मिले। तो kbps में दोस्तों तो 10 Mbps के लिए आपको 1000 Mbps यहाँ पे सेट करना हो, 1000 kbps आपको सेट करना होगा, तब जाके आपको 10 Mbps की लिमिट मिलेगी। 1000 kbps अपलोड और डाउनलोड दोनों मैंने सेट कर लिया है और उसको सेव कर लेते हैं। फाइनली एक बार कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन को सेव कीजिए और अभी चेक करते हैं कि मेरे को अब कितनी स्पीड आउटपुट मिल रही है मुझे। speedtest.net। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने 10 Mbps की लिमिट सेट की थी तो मेरी जो बैंडविड्थ जो मेरे 100 Mbps मिल रही थी अभी वो 10 Mbps पे मेरी सेट हो चुकी है। यानी कि मुझे बैंडविड्थ लिमिट जो बैंडविड्थ कंट्रोल ऑप्शन आपका वो भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब बैंडविड्थ कंट्रोल के बाद एक बार चेक कर लेते हैं एक्सेस पॉइंट मैनेजमेंट फीचर। एक्सेस पॉइंट मैनेजमेंट फीचर यानी कि ये वाला गेटवे आपका एक्सेस पॉइंट को भी मैनेज कर सकता है। अगर आप IPCOM के एक्सेस पॉइंट किसी नेटवर्क में वाईफाई सॉल्यूशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली अभी मेरे पास कोई एक्सेस पॉइंट अवेलेबल नहीं है, बट जस्ट मैं एक ओवरव्यू आपको बताता हूँ किस वे में काम करता है। इस एक्सेस कंट्रोल मैनेजमेंट को आपको इनेबल करना होगा और जैसे आप इसको इनेबल करते हैं, इसको एक बार सेव कर लेते हैं, तो इनेबल करने के बाद आपके जितने भी APs हैं वो यहाँ पे आपके पास ऑनलाइन आ जाएंगे। और सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के लिए सपोज़ जैसे कि आप कोई भी वाईफाई नेम यहाँ पे असाइन करते हैं और अप्लाई करते हैं तो आपके पास जितने भी एक्सेस पॉइंट आपके नेटवर्क में डिप्लॉय होंगे उन सारे एक्सेस पॉइंट का एक साथ सबका वाईफाई नेम चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह वाईफाई नेम या फिर आप वाईफाई का पासवर्ड और ये VLAN ID टैगिंग के लिए सपोज़ अगर मैं कोई VLAN यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ पोर्ट के ऊपर, सपोज़ मैं VLAN ID 1000 नेम और सपोज़ मैं दे देता हूँ इसको टेक्निकल टीम और इसके लिए मैं IP पे असाइन कर देता हूँ सपोज़ 50.0.50.50.1 सबनेट मास्क 255.0.0.0 और यहाँ पे देखिए आप पोर्ट भी आप बाइंड कर सकते हो कि ये IP आपको किस पोर्ट के ऊपर मिलनी चाहिए। तो जैसे कि मैं LAN 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ, VLAN 1000 नाम मैं असाइन कर देता हूँ। जैसे ओके, बेसिकली आपको एक बार डिवाइस को रिबूट करना होगा तभी आपका ये VLAN कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होगी। और जैसे ही दोस्तों देखिए आपने एक बार VLAN IP तो असाइन कर दिया, बट इसके लिए आपको एक DHCP पूल भी यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो DHCP पूल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको DHCP सर्वर ऐड करना होगा। यहाँ पे देखिए जो मैंने VLAN क्रिएट किया आपका टेक्निकल टीम का, इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे और मास्क ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है और स्टार्टिंग एंड एंड IP आपको असाइन करना होगा।
सपोज 50.50.50.2 से लेके एंड मैं चाहता हूँ 50.50.50.30 तक, यानी कि 2 से लेकर 30 तक के आईपी प्रोवाइड करिए। डीएनएस आप अपने, अगर आपके पास कोई भी सर्विस प्रोवाइडर का डीएनएस आप यूज़ करना चाहते हैं वो कर लीजिए, अदरवाइज़ आप ग्लोबल डीएनएस भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि गूगल का डीएनएस है प्राइमरी, देन सेकेंडरी 4.2.2। ये आपका लीज टाइम है डीएचसीपी का, इसको 1 डे 7 डे मैक्स आप यूज़ कर सकते हैं, 1 डे रखिएगा, इसको सेव कर लीजिएगा। ये देखिए टेक्निकल टीम जो मैंने विलन क्रिएट किया हुआ उसके लिए मेरा डीएचसीपी पूल भी क्रिएट हो चुका है। और अब आप देखिएगा एसी मैनेजमेंट के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये विलन आप किस तरह से अपने, यहाँ पे देखिए अगर मैं विलन आईडी 1000 यहाँ पे असाइन कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मेरा जो भी मैं SSID अपने एक्सेस पॉइंट को असाइन कर रहा हूँ ये VLAN उस SSID के ऊपर टैग हो जाएगा, और जो भी डिवाइसेस आपके सब कुछ आपके वाईफाई एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट होंगे उनको जो IP मिलेगी वो आपको आपके VLAN पूल के अकॉर्डिंग मिलेगी, जो कि यहाँ पे हमने क्रिएट किया हुआ है 50 की सीरीज़ में। वो आपको राउटर का डिफ़ॉल्ट सीरीज़ नहीं प्रोवाइड करेगा। तो ये आपका एक्सेस कंट्रोल मैनेजमेंट विद VLAN टैगिंग फंक्शन, ये बेसिकली ये वाला पार्ट था। अभी बात करते हैं कैप्टिव पोर्टल फीचर की। बेसिकली कैप्टिव पोर्टल फीचर आपका आपने देखा होगा, जैसे आप होटल्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे आपका वाईफाई नेटवर्क आपको ओपन मिलता है, बट जब भी आप उस वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तो आपके पास एक लॉगिन पेज अपीयर हो जाता है जिसमें कि वो आईडी और पासवर्ड के क्रेडेंशियल आपसे मांगता है। तो उस फीचर का एक्चुअली कैप्टिव पोर्टल फंक्शन बोलते हैं। तो ये वाला गेटवे आपका कैप्टिव पोर्टल फीचर भी सपोर्ट करता है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। कैप्टिव पोर्टल के लिए आपको यहाँ पे कैप्टिव पोर्टल ऑप्शन मिलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन आपका डिसेबल होता है, इसको आपको इनेबल करना होगा। अब जैसे आप इसको इनेबल करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा आपकी ऑथेंटिकेशन टाइप है, आपको यूज़र नेम पासवर्ड के थ्रू ऑथेंटिकेट करना है, 1 की ऑथेंटिकेशन है, या फिर आपका SMS जो कि आपके OTP बेस्ड होता है। अगर आप SMS सेलेक्ट करते हो तो उसके लिए आपको अपना SMS गेटवे परचेज़ करना होगा, देन उसकी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी यहाँ पे, और उसके बाद आपका वो ऑथेंटिकेशन वर्क कर सकता है OTP बेस्ड। बट मैं यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड जो कि मैं मैनुअली क्रिएट कर सकता हूँ अपने गेटवे में वो यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे सेशन टाइम आउट 24 आवर, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी मैनुअली 1 आवर, हाफ एन आवर, या फिर 168 आवर तक मैक्सिमम आप रख सकते हैं। तो मैं 24 आवर ले लेता हूँ। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लोगो आ रहा है कि जब भी आपका ये आप पोर्टल ऑथेंटिकेशन इनेबल करेंगे तो जब भी आपका डिवाइस आपके वाईफाई से कनेक्ट होगा तो उसके पास इस तरह का एक लॉगिन पेज आएगा। तो अपने चॉइस के हिसाब से उसको चेंज भी कर सकते हैं, आप कोई डिफरेंट लोगो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ एक लोगो क्रिएट करने के बाद यहाँ पे उसको अपलोड कीजिएगा। लोगो का साइज़ 30 KB मैक्सिमम होना चाहिए। बैकग्राउंड जो बेसिकली बैकग्राउंड इमेज है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, इसका आपका मैक्सिमम साइज़ 200 KB आप ले लीजिएगा यहाँ से, देन इसको अपलोड कर सकते हैं आप। तो ये इसका प्रोसेस है। मैं डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट मेरा इमेज है वही रखता हूँ। डिस्क्लेमर आप कुछ भी डाल सकते हैं जो यहाँ पे आपको दिखा रहा है, सपोज़ वेलकम टू IPCOM, और एट लास्ट आप देखेंगे यहाँ पे एक रीडायरेक्टेड URL पेज जो यहाँ पे आता है आपका। बेसिकली एडवर्टाइजमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि जब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपका जो इंटरनेट एक्सेस के लिए आपका सिस्टम या आपका मोबाइल फ़ोन, PC, लैपटॉप जो भी आपके डिवाइसेस हैं वो किस URL पे हिट करें। तो जैसे कि मैं इसको स्पेसिफिक पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं google.co.in में URL डाल देता हूँ और इसको फाइनली सेव कर लेता हूँ। ये VLAN मेरा एक्सेस पॉइंट के अकॉर्डिंग दिखा रहा है, ये LAN 1 पे मैप होगा। ये मेरा ऑथेंटिकेशन फ्री है बेसिकली। तो ये मैंने आपका कैप्टिव पोर्टल इनेबल कर लिया है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन टाइप को यूज़र नेम और पासवर्ड रखा हुआ है, तो उसके लिए मुझे यूज़र क्रिएट करने होंगे। यूज़र क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पे यूज़र मैनेजमेंट में जाना होगा, और यहाँ पे देखिए दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, ऑथेंटिकेशन फ्री होस्ट एंड यूज़र मैनेजमेंट। ऑथेंटिकेशन फ्री होस्ट वो यूज़र होंगे आपके कि सपोज़ आपके नेटवर्क में कुछ PC या कुछ यूज़र ऐसे हैं जिनको आपको
कैप्टिव पोर्टल के थ्रू ऑथेंटिकेट नहीं कराना है, उनका नेट आपका ऑटोमेटिक चलना चाहिए। तो वहाँ पे आप बेसिकली ऐड करेंगे और आईपी या फिर मैक एड्रेस यहाँ पे उनका ऐड कर देंगे, तो उनके डिवाइसेस पर नेट आपका बाय डिफ़ॉल्ट पास थ्रू हो जाएगा। उनके पास एक कैप्टिव पोर्टल का पेज नहीं आएगा। बाकी अदर जो कैप्टिव पोर्टल यूज़र होंगे उनके लिए आपके लिए यूज़र क्रिएट करना होगा। सपोज़ मैं यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ, टेस्ट पासवर्ड 1 2 3 4, और इस टेस्ट अकाउंट के लिए कितने डिवाइसेस को मैं एक्सेस प्रोवाइड कर रहा हूँ वो यहाँ पे दे सकते हैं आप। जैसे 2 3 4, मैं जस्ट ओनली एक यूज़र को ही उसको एक्सेस दे रहा हूँ। रिमार्क आप कुछ भी डालेंगे, ये ऐड हो गया आपका और ये सेव हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब जैसे कि मैंने कैप्टिव पोर्टल इनेबल कर लिया है, अभी यूआरएल वेबसाइट खोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं reddit.com खोलता हूँ। ये देखिए मेरे पास ऑथेंटिकेशन पेज अपीयर हो चुका है और यहाँ पे देखिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मुझे पूछ रहा है टू गेट इंटरनेट एक्सेस। तो बेसिकली मुझे जो मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर टेस्ट और 1 2 3 4 मैंने क्रिएट किया था, एक बार चेक कर लेते हैं कि इसके थ्रू मैं ऑथेंटिकेशन मुझे मिलती है नहीं मिलती है। टेस्ट 1 2 3 4 एक्सेस टू द इंटरनेट, ऑथेंटिकेशन सक्सेस। और जैसे कि मैंने अपना यूआरएल google.co.in पेज यहाँ पे रिडायरेक्ट के लिए रखा था, तो जैसे ही मुझे ऑथेंटिकेशन मिला टेस्ट अकाउंट से, मेरा रिडायरेक्ट हुआ है गूगल का पेज। तो दैट मीन्स कि आपका कैप्टिव पोर्टल फीचर प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो ये पार्ट था दोस्तों कैप्टिव पोर्टल का। अब आ जाते हैं TPP सर्वर कॉन्फ़िगरेशन पे। TPP सर्विस बेसिकली आप कह सकते हैं अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर इस गेटवे को अपने एंड पे लगाता है तो अप टू एटलीस्ट वो 100 या फिर मोर देन 100 एटलीस्ट 200 यूजर्स के लिए वो ये आपका TPP गेटवे की तरह इस डिवाइस को यूज़ कर सकता है। तो TPP ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पे देखेंगे आप, तो TPP ऑथेंटिकेशन आपको यहाँ पे ऑप्शन इनेबल्ड है, ऑप्शन बेसिकली अवेलेबल है। इसको आपको इनेबल करना होगा। जब आप इनेबल करेंगे तो आपका TPP सर्वर IP ये रहेगा, या आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। बेसिकली ये आपका IP यूज़र पूल रहेगा। बेसिकली 172.2022 से लेके 129 यूज़र तक का इसका पूल बना हुआ है। कि डिफ़ॉल्ट गेटवे आपका राउटर का ही गेटवे रहेगा और यहाँ पे DNS या फिर अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। बेसिकली जैसे मैं रख लेता हूँ इसको 20.8 और यहाँ पे आपकी कुछ पॉलिसीज़ हैं दोस्तों, ये आपके बैंडविड्थ पॉलिसीज़ हैं। जैसे कोई सर्विस प्रोवाइडर जब किसी यूज़र को इंटरनेट एक्सेस देता है तो उसके लिए भी वो बैंडविड्थ की पॉलिसी क्रिएट करता है कि इस यूज़र को किस लिमिट से आपकी इंटरनेट की स्पीड मिले। तो यहाँ पे आप वो भी डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग पॉलिसीज़ हैं। और ये आपका एक्सपायरेशन अलर्ट, बेसिकली 1 to 7 डेज़ आप एक एक्सपायरेशन अलर्ट अपने यूज़र्स के लिए आप डाल सकते हैं कि आपका अकाउंट एक्सपायर हो रहा है तो आपको दोबारा रिचार्ज करना होगा इस वे में। और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन फ्री होस्ट, अगर किसी होस्ट को आपको विदाउट ऑथेंटिकेशन एक्सेस देना है उसके लिए, जब आप इस TPP ऑथेंटिकेशन इनेबल करते हैं तो यहाँ पे आपका फिर आपको यूज़र मैनेजमेंट में यूज़र क्रिएट करने होते हैं अपने यूज़र्स के लिए। तो यूज़र्स क्रिएट करने का पॉलिसी यहाँ पे देखिएगा, आप यूज़र कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। टेस्ट 1 2 3 4 ये मैंने यूज़र ID पासवर्ड बनाया TPP का। रिमार्क और पॉलिसी जो मैं आपको बता बैंडविड्थ के लिए पॉलिसीज़, ये आप डिफरेंट पॉलिसीज़ क्रिएट करके और सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका सेशन, जैसे कोई वेबसाइट से रिलेटेड सेशंस होते हैं आपके, हैवी वेबसाइट्स की ज़्यादा सेशंस की रिक्वायरमेंट होती है तो 3000 एटलीस्ट रखिएगा यहाँ पे। और एक्सपायरेशन टाइम, आप चाहते हो कि इसका अकाउंट, ये वाला अकाउंट आपका 180 दिन या फिर 1 महीने के अंदर या फिर कस्टम करके आप डेज़ की लिमिटेशन आप लगा सकते हैं, तो 30 डेज़ कर सकते हैं। और कौन सी डेट में ये अकाउंट आपका एक्सपायर हो जाएगा वो यहाँ पे आप टाइम या फिर मंथ के हिसाब से भी वो सेट कर सकते हैं। स्टेटस इनेबल होगा उसको सेव करिए। तो इस तरह से आपका एक TPP ऑथेंटिकेशन वर्क करता है। इसको बेसिकली आप कोई भी सर्विस प्रोवाइडर यूज़ कर सकता है जिसके पास नॉर्मली 100 to 200 यूज़र का एक सेटअप हो। तो ये वाला पार्ट आपका TPP का। लास्ट में एक बार VPN सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन एक बार देख लेते हैं। VPN सर्वर के लिए अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे VPN पार्ट आपको मिलेगा। इसके अंदर आपके पास VPN L2TP और PPTP क्लाइंट डायलॉग, यानी कि अगर आपके पास ऑलरेडी कहीं पर सर्वर क्रिएट है तो वो सर्वर को इस डिवाइस में अगर आप क्लाइंट एज ए क्लाइंट डायलॉग करेंगे तो ये वाले सिस्टम जितने भी आपके इस M50 गेटवे से कनेक्ट होंगे वो सर्वर से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं।
बात करते हैं सर्वर की। अगर आप चाहते हो कि इस डिवाइस को मैं एज ए सर्वर की तरह यूज़ करूं और इस डिवाइस से मेरे जितना भी मेरा नेटवर्क है, इस नेटवर्क को मैं इंटरनेट के ऊपर किसी अदर लोकेशन पर आपको एक्सेस कराना हो VPN के थ्रू, तो यहाँ पे देखिएगा नॉर्मली 2 प्रोटोकॉल आपके अवेलेबल हैं, PPTP एंड LTTP। इंक्रिप्शन आप इनेबल कर सकते हैं। IP पोल ऑलरेडी बना हुआ है इसमें, और ये आपका एटलीस्ट 32 यूज़र्स के लिए आपका VPN क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जांपल आप PPTP सर्वर जैसे आप बनाएंगे, तो PPT सर्वर के लिए आप यूज़र क्रिएट कर लीजिएगा, जैसे 1 2 3 4 मे 1 2 3 4 एक यूज़र नेम पासवर्ड में आपका PPTP के लिए इनेबल कर रहा हूँ। नेटवर्क यूज़र नहीं रखना मुझे, वो नेटवर्क मैं तो नो करूँगा, रिमार्क 1 2 3 4 उसको सेव करेंगे। तो ये आपका एज ए VPN सर्वर की तरह एक्ट करेगा, और ये यूज़र अकाउंट आपको बेसिकली डेवलप करना होगा ओवर द इंटरनेट आपके क्लाइंट लोकेशन पे। तो ये आपका PPTP एंड LTTP का कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे अगर आप LTTP सेलेक्ट करते हो तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। इसको WAN 1 या WAN 0 किस WAN के थ्रू आपको एज ए सर्वर की तरह ऐड कराना है, वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। सेटिंग सेव करेंगे और ये अकाउंट आप क्लाइंट साइड पर डेवलप के लिए यूज़ करेंगे। तो ये हो गया आपका VPN का पार्ट, PPTP एंड LTTP। इसमें एक और ऑप्शन आता है आपका IPsec। बेसिकली IPsec आपका यूज़ होता है पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग के लिए। सपोज आपको 2 राउटर्स के बीच में या 2 नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कराना है, तो उसके लिए आप IPsec टनल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा IPsec टनल ट्रांसपोर्ट WAN 1 WAN 0 के थ्रू आपको टनलिंग क्रिएट करनी है। वो यहाँ पे आपका कनेक्शन नेम दोनों लोकेशंस बेसिकली सेम होना चाहिए आपका। ये आपका ये होता है इनिशिएटर मोड और रिस्पॉन्डर मोड बेसिकली। और यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल टाइप्स होते हैं, वो आपको सेट करने होंगे। यहाँ पे आपको आपके नेटवर्क इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी दोनों नेटवर्क्स की। यहाँ पे आपका जो आपका रिमोट गेटवे यानी कि दूसरी लोकेशंस का जो गेटवे होगा, उसका जो WAN IP होगा, वहाँ के गेटवे राउटर को यहाँ पर फिल करना होगा। ये LAN आपके राउटर का IP यहाँ पे आएगा, जो 192.168.0.0 बेसिकली नेटवर्क सेगमेंट में देना होता है। और यहाँ पे आपके जो अदर लोकेशन पे जो राउटर रखा होगा उसका LAN गेटवे, LAN नेटवर्क IP ओनली। और बाकी आपको यहाँ पे कुछ पासवर्ड वगैरह सेट करने होंगे। ये आपके बेसिकली IPsec में ये सारी चीज़ें कॉमन होनी चाहिए दोनों राउटर्स के बीच में, तभी आपका टनल क्रिएट होगा। तो इस तरह से आपकी IPsec की कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ये मैंने आपको बताया कि जो आपका M50 जो IPCOM का गेटवे राउटर है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं और किस तरह से उनकी कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आपका वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।